लड़की जानती थी कि पिता और माँ के बीच झगड़ा हुआ है, कि माँ खुश नहीं हो सकती और पिताजी को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे हल्के फुल्के ढंग से इस बारे में पूछते हुए वे ढूंढ कर रहे हैं। वह पिता के कारण शर्म से लाल हो गई। ओब्लोंस्की फौरन ये समझ गया और बेटी की तरह खुद भी शर्म से लाल हो गया। मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। माँ ने आज पढ़ने को मना कर दिया है और मिस गूल के साथ नानी के यहाँ घूमने फिरने के लिए जाने को कहा है। तो जाओ मेरी प्यारी बिटिया तान्या। हाँ, जरा रुको, पिता ने फिर भी उसे रोकते और उसके छोटे से कोमल हाथ को सहलाते हुए कहा। ओब्लोंस्की ने आतिशदान की कार्निस पर से मिठाइयों का डिब्बा उठाया जो उसने पिछले दिन वहां रखा था, और चॉकलेट तथा क्रीम वाली उसकी मनपसंद 2 मिठाइयां उसे दी। ये ग्रीशा के लिए है। बेटी ने चॉकलेट वाली मिठाई की तरफ संकेत करते हुए पूछा। हाँ हाँ, और एक बार फिर से उसके नाजुक से कंधे को सहलाकर बालों तथा गर्दन को चूमकर उसे जाने दिया। बग्घी तैयार है, मातवेई ने कहा। हाँ, एक औरत मिलने के लिए आई है। उसने इतना और जोर दिया। बहुत देर से है यहाँ। ओब्लोंस्की ने पूछा। आध घंटे से। तुमसे कितनी बार कहा है कि फौरन मुझे इसकी खबर दिया करो। आपको कम से कम कॉफी तो पी लेने देना चाहिए। मातवेई ने ऐसे मैत्रीपूर्ण और गंवारू अंदाज में जवाब दिया कि उस पर बिगड़ा नहीं जा सकता था। तो बुलाओ जल्दी से, परेशानी से माथे पर बल डालते हुए ओब्लोंस्की ने कहा। ये औरत छोटे कप्तान कालिनिन की पत्नी थी और एक बिल्कुल असंभव तथा बेतुकी बात के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन ओब्लोंस्की ने अपने सामान्य ढंग से उसे बिठाया, टोके बिना उसकी पूरी बात सुनी, विस्तारपूर्वक ये सलाह दी कि किससे और कैसे अपनी बात कहे। इतना ही नहीं, उसने बड़े उत्साह और अच्छे ढंग से अपनी बड़ी बड़ी फैली मगर साफ लिखावट में उसे उस आदमी के नाम पर एक रुक्का भी लिख दिया जो उसकी मदद कर सकता था। इससे फुर्सत पाकर ओब्लोंस्की ने अपना टोप लिया और यह याद करने के लिए रुका कि कुछ भूल तो नहीं गया। हाँ, वो कुछ भी नहीं भूला था, उसके सिवा जो भूलना चाहता था, यानी पत्नी के सिवा। अरे हाँ, उसका सिर झुक गया और चेहरे पर दुख का भाव उभर आया। जाऊं या न जाऊं, उसने अपने आप से पूछा। उसकी आत्मा की आवाज ने उससे कहा कि जाने की जरूरत नहीं, कि ढूंढ के सिवा यह और कुछ नहीं हो सकता, कि उनके आपसी संबंधों को फिर से ठीक करना, उन्हें सुधारना संभव नहीं। कारण कि उसकी बीवी को फिर से आकर्षक और प्यार की प्यास जगाने वाली और खुद को बूढ़ा तथा प्यार करने के अयोग्य बनाना मुमकिन नहीं। अब ढूंढ और झूठ के सिवा कुछ नहीं हो सकता था और इन दोनों चीज़ों से उसे नफरत थी। लेकिन फिर भी कभी तो ऐसा करना ही होगा। आखिर मामले को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। अपने में साहस पैदा करने के लिए उसने कहा। सीना तानकर उसने सिगरेट निकाली, जलाई, 2 कश खींचे, सीप की राखदानी में उसे फेंका, तेज कदमों से उदास से दीवानखाने को लांघा और पत्नी के सोने के कमरे का दरवाजा खोला। अन्ना करेनीना, अध्याय 4 भाग 1। ब्लाउज पहने और गुद्दी पर अपने विरले बालों, जो कभी घने और सुंदर थे, की चोटियों में सुइयां लगाए तथा बहुत ही दुबलाए फंसे चेहरे पर असाधारण रूप से बड़ी दिखती आंखों वाली डॉली कमरे में इधर उधर बिखरी चीजों के बीच कपड़ों की खुली हुई खानेदार अलमारी के सामने खड़ी थी और उसमें से कुछ निकाल रही थी। पति के कदमों की आहट पाकर उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए काम बंद कर दिया और अपने चेहरे पर व्यर्थ ही कठोरता तथा तिरस्कार का भाव लाने का यत्न किया। वह अनुभव कर रही थी कि पति और कुछ ही क्षण बाद उसके साथ होने वाली भेंट से घबराती है। अभी अभी वह वही करने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए पिछले 3 दिनों में दसियों बार प्रयास कर चुकी थी, यानी अपनी और बच्चों की वे चीजें अलग कर ले जो अपने साथ माँ के घर ले जाएगी। इस बार भी वह ऐसा इरादा नहीं बना पाई। पहले की भांति इस बार भी उसने अपने आप से यही कहा कि यह सब ऐसे ही नहीं रह सकता, कि उसे कुछ न कुछ तो करना चाहिए, उसे दंड देना, कलंकित करना चाहिए, उसने उसे जो पीड़ा दी है उसका कुछ तो बदला लेना चाहिए। वह अभी भी खुद से यह कह रही थी कि उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन दिल में महसूस कर रही थी कि ऐसा करना असंभव है। ऐसा इसलिए असंभव था कि वो उसे अपना पति मानना और उसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा वो ये भी अनुभव करती थी कि अगर यहाँ अपने घर में ही वो बड़ी मुश्किल से अपने 5 बच्चों की देखभाल कर पाती है,
तो वहाँ जहाँ वह उन्हें लेकर जाएगी उनका और भी बुरा हाल होगा। इन 3 दिनों के दौरान ही छोटा बेटा इसलिए बीमार हो गया था कि उसे खराब हो चुका शोरबा खिला दिया गया था और बाकी बच्चों को पिछले दिन खाना ही नहीं मिला था। वो अनुभव करती थी कि जाना संभव नहीं है, फिर भी अपने को धोखा देती हुई चीजें छांट रही थी और यह ढूंढ कर रही थी कि यहाँ से चली जाएगी। पति को देखकर उसने अलमारी के खाने में हाथ डाल दिया मानो कुछ ढूंढ रही हो और उसकी तरफ तभी मुड़ी जब वह उसके बिल्कुल करीब आ गया। किंतु उसका चेहरा, जिस पर वह कठोरता और दृढ़ निर्णय का भाव लाना चाहती थी, अनिश्चय और व्यथा की झलक दे रहा था। डॉली, ओब्लोंस्की ने धीमी और सहमी सी आवाज में कहा। उसने अपना सिर कंधों के बीच फंसा लिया था और वह अपने को दयनीय तथा विनम्र जाहिर करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ताजगी और तंदुरुस्ती चमक रही थी। डॉली ने ताजगी और तंदुरुस्ती से चमकते हुए उसके व्यक्तित्व को सिर से पांव तक उड़ती नजर से निहारा। हाँ, वो सुखी और प्रसन्न है, उसने सोचा, लेकिन मैं और उसकी वह दयालुता जिसके लिए सभी उसे इतना चाहते हैं और उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती, उसने मन ही मन सोचा। उसके होंठ भिंच गए और पीले तथा उत्तेजित चेहरे के दाएं गाल की एक मांसपेशी फड़कने लगी। क्या चाहिए आपको? उसने जल्दी जल्दी पराई और घुटी सी आवाज में पूछा। डॉली, उसने पुनः कांपती सी आवाज में उत्तर दिया। अन्ना आज आ जाएगी तो मुझे इससे क्या, मैं उससे नहीं मिल सकती, वह चिल्ला उठी। फिर भी मिलना ही चाहिए डॉली, जाए 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 यहाँ से। पति की ओर देखे बिना वह ऐसे चीखी मानो यह चीख शारीरिक पीड़ा का परिणाम हो। ओब्लोंस्की जब पली के बारे में सोचता था तो शांत रह सकता था, मातवेई के शब्दों के मुताबिक यह आशा कर सकता था कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, चैन से अखबार पढ़ और कॉफी पी सकता था। लेकिन जब उसने उसका बहुत ही व्यथित और पीड़ायुक्त चेहरा देखा, भाग्य और हताशा के सामने पुटने टिकती सी उसकी ये आवाज सुनी, तो उसके लिए सांस लेना कठिन हो गया, गले में फांस सी अनुभव हुई और आंखों में आंसू चमक उठे। हे भगवान, यह क्या कर डाला मैंने? डॉली, भगवान के लिए आखिर सोचो तो। वह अपनी बात जारी न रख सका, सिसकियों से उसका गला रुंध गया। डॉली ने फटाक से अलमारी बंद कर दी और पति की तरफ देखा। डॉली, मैं कह ही क्या सकता हूँ, बस इतना ही माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ध्यान करो, क्या हमारे जीवन के 9 वर्ष कुछ क्षणों का प्रायश्चित नहीं कर सकते? पत्नी ने आंखें झुका ली और पति आगे क्या कहेगा ये सुनने की प्रतीक्षा करने लगी। वह तो मन ही मन मानो उससे अनुरोध कर रही थी कि वो किसी प्रकार उसे यह यकीन दिला दे कि उसने उसके साथ बेवफाई नहीं की है। क्षणिक भटकाव, ओब्लोंस्की ने कहा और अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए, किंतु ये शब्द सुनकर मानो शारीरिक पीड़ा से डॉली के होंठ फिर भिंच गए और दाएं गाल की मांसपेशी फिर से फड़क उठी। जाए जाए यहाँ से, वह और भी जोर से चिल्ला उठी, और अपने भटकाव तथा गंदी हरकतों के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहिए। डॉली ने जाना चाहा, लेकिन लड़खड़ा गई और सहारा लेने के लिए उसने कुर्सी की टेक थाम ली। ओब्लोंस्की का चेहरा फैल गया, होंठ फूल गए और आंखों में आंसू छलछला आए। डॉली, उसने अब सिसकते हुए कहा, भगवान के लिए बच्चों का ख्याल करो, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं कसूरवार हूँ, तुम मुझे सजा दो, कहो कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूं। जैसे भी इसका प्रायश्चित हो सकता हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपराधी हूँ, अपने अपराध को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन क्षमा कर दो डॉली। वह बैठ गई। पति को उसकी भारी और ऊंची सांस की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे उस पर इतना तरस आया कि बयान से बाहर। डॉली ने कई बार बात शुरू करनी चाहिए, मगर नहीं कर पाई। ओब्लोंस्की इंतजार करता रहा। तुम्हें बच्चों के साथ खेलने कूदने के लिए उनका ध्यान आता है, लेकिन मुझे हर वक्त उनका ध्यान रहता है और मैं जानती हूँ कि वे अब कहीं के नहीं रहे, उसने कहा। ये संभवतः उन वाक्यों में से एक था जिसे पिछले 3 दिनों में उसने अपने आप से कई बार कहा था। डॉली ने उसे तुम्हें कहा था, जो अपनत्व का द्योतक था, और इसलिए उसने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा तथा उसका हाथ थामने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह नफरत से दूर हट गई।
मुझे बच्चों का ध्यान है और इसलिए उन्हें बचाने को सब कुछ करूंगी। लेकिन मैं खुद ये नहीं जानती कि उन्हें पिता से दूर ले जाकर या व्यभिचारी पिता, हाँ, व्यभिचारी पिता के साथ छोड़कर मैं उनकी रक्षा कर सकूंगी। कहिए कि जो कुछ हुआ है, जो हुआ है, उसके बाद भी क्या हम साथ रह सकते हैं? क्या ये संभव है? कहिए, क्या ये संभव है? वो ये दोहराती और अपनी आवाज ऊंची करती गई। इसके बाद कि मेरा पति, मेरे बच्चों का बाप अपने बच्चों की शिक्षिका के साथ इश्क मोहब्बत के रिश्ते नाते जोड़े। लेकिन क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसने दयनीय आवाज में कहा। वो खुद नहीं समझ रहा था कि क्या कह रहा है और अपना सिर अधिकाधिक नीचे झुकाता जा रहा था। मैं आपसे घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ। अधिकाधिक गुस्से में आती हुई वह चिल्ला उठी। आपके आंसू सिर्फ पानी हैं। आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, आपके पास न दिल है और न शराफ्त। मेरी नज़र में आप कमीने, दुष्ट और पराये हैं। हाँ, बिल्कुल पराये। अपने लिए भयानक इस पराये शब्द को उसने गुस्से से और बड़ी पीड़ा के साथ कहा। ओब्लोंस्की ने पत्नी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर झलकने वाले क्रोध से भयभीत और आश्चर्यचकित रह गया। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके दयाभाव से उसे झल्लाहट महसूस हो रही थी। उसकी दया में वह अपने प्रति अफसोस, मगर प्यार नहीं अनुभव कर रही थी। नहीं, वो मुझसे नफरत करती है। वो मुझे माफ नहीं करेगी, ओब्लोंस्की ने सोचा। ये भयानक बात है, बड़ी भयानक बात है। वह कह उठा। इसी वक्त दूसरे कमरे में संभवतः गिर जाने वाला बच्चा जोर से रो पड़ा। दारिया अलेक्सांद्रोला ने ध्यान से यह आवाज सुनी और उसके चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। शायद उसे संभलने में, ये जानने में कि वह कहाँ है और उसे क्या करना चाहिए, कुछ क्षण लग गए और फिर झटपट उठकर दरवाजे की तरफ लपकी। मेरे बच्चे को तो वह प्यार करती है, उसने बच्चे के रो उठने पर पत्नी के चेहरे के भाव परिवर्तन को देखकर सोचा। मेरे बच्चे को, तो फिर मुझसे कैसे नफरत कर सकती है वह? डॉली, एक शब्द और। पत्नी के पीछे पीछे जाते हुए उसने कहा, अगर आप मेरे पीछे पीछे आएंगे तो मैं लोगों को, बच्चों को पुकार लूंगी। अच्छा होगा कि वे सब ये जान जाएं कि आप नीच हैं। मैं आज जा रही हूँ और आप यहाँ अपनी प्रेमिका के साथ रह सकते हैं। और वह दरवाजे को फटाक से बंद करके बाहर चली गई। ओब्लोंस्की ने गहरी सांस ली, चेहरा पोंछा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मात्वी कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन कैसे? मुझे तो इसकी संभावना ही दिखाई नहीं देती। ओह ओह, कैसा गजब हो गया है। कितने ऊंचे ढंग से वह चिल्ला रही थी। उसकी चीख और नीच तथा प्रेमिका शब्दों को याद करते हुए उसने अपने आप से कहा, हो सकता है कि नौकरानियों ने सुन लिया हो। बड़ा ओछापन है ये, बड़ा ओछापन है। ओब्लोंस्की कुछ क्षण तक अकेला खड़ा रहा। उसने आंखें पोंछी, गहरी सांस ली और तनकर कमरे से बाहर निकल गया। शुक्रवार का दिन था और खाने के कमरे में जर्मन घड़ीसाज घड़ी को चाबी दे रहा था। ओब्लोंस्की को वक्त के बहुत ही पाबंद इस गंजे घड़ीसाज के बारे में अपना यह मजाक याद आ गया कि घड़ी को चाबी देने के लिए खुद इस जर्मन में भी जीवन भर के लिए चाबी भरी हुई है, और वह मुस्कुरा दिया। ओब्लोंस्की को अच्छे मजाक पसंद थे। हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा शब्द है ये, ठीक ठाक, उसने सोचा। किसी को बताना चाहिए। मात्वेई, उसने आवाज दी, तो तुम मारिया के साथ मिलकर अन्ना अर्कायना के लिए मेहमानखाने में सब प्रबंध कर दो। उसने मात्वेई के सामने आने पर कहा। जो हक। ओब्लोंस्की ने फर का कोट पहना और ड्योरी में आ गया। खाना खाने तो आएंगे न? मात्वेई ने उसे विदा करते हुए पूछा। मालूम नहीं। हाँ, खर्च के लिए ये पैसे ले लो, बटुए से 10 रूबल का नोट निकालकर देते हुए उसने कहा। काफी रहेंगे न? काफी रहेंगे या नहीं, मगर लगता है कि इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। मात्वेई ने गाड़ी का दरवाजा बंद करते और ड्योरी में वापस जाते हुए कहा। इसी बीच बच्चे को शांत करके और बग्घी की आवाज से यह समझकर कि पति चला गया है, डॉली अपने सोने के कमरे में लौट आई। उसके लिए घर की चिंताओं से बचने की, जो उसे बाहर निकलते ही घेर लेती थी, यही एक जगह थी। इस थोड़ी सी देर में ही, जब वह बच्चों के कमरे में गई,
अंग्रेज शिक्षिका तथा मात्रियोना फिलिमोनोना ने उससे कुछ ऐसी बातें पूछ ली जिन्हें टालना संभव नहीं था और जिनका सिर्फ वही जवाब दे सकती थी। बच्चों को सैर के वक्त क्या पहनाया जाए, उन्हें दूध दिया जाए या नहीं, क्या कोई दूसरा बावर्ची बुला लिया जाए। ओह, मुझे परेशान नहीं करें, परेशान नहीं करें, उसने जवाब दिया और सोने के कमरे में लौटकर वहीं बैठ गई जहां बैठकर उसने पति से बातें की थीं। उसने अपने उन कमजोर हाथों को, जिनकी हड़ीली उंगलियों से अंगूठियां निकल निकल जाती थीं, एक दूसरे के साथ सटा लिया और पति के साथ हुई अपनी सारी बातचीत पर विचार करने लगी। चला गया तो उसने क्या किया? उसने सोचा, क्या वह अभी भी उससे मिलता है? मैंने ये क्यों नहीं पूछा उससे? नहीं नहीं, सुलह नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक ही घर में रह भी गए तो भी पराये रहेंगे, हमेशा के लिए पराये। उसने विशेष अर्थ के साथ अपने लिए इस भयानक शब्द को फिर से दोहराया। और कितना प्यार करती थी, हे भगवान, कितना प्यार करती थी मैं उसे, कितना प्यार करती थी। क्या मैं अब उसे प्यार नहीं करती? क्या पहले से भी ज्यादा प्यार नहीं करती हूँ मैं उसे? सबसे भयानक बात यह है, उसने कहना शुरू किया, लेकिन अपनी बात को समाप्त नहीं कर पाई क्योंकि मात्रियोना फिलिमोनोना ने दरवाजे में से सिर भीतर घुसेड़ लिया था। अब मेरे भाई को बुलवा भेजने का हुक्म दीजिए, उसने कहा। वह खाना तैयार कर देगा, नहीं तो कल की तरह बच्चे आज भी शाम के 6 बजे तक भूखे रहेंगे। अच्छी बात है, मैं अभी बाहर आकर सब कुछ तय कर दूंगी। ताज़ा दूध के लिए तो किसी को भेज दिया न। और डॉली दिन भर की घरेलू चिंताओं में खो गई और वक्ती तौर पर उसने अपने दुख को उसमें डुबो दिया। अन्ना करेनिना, अध्याय 5 भाग 1। जन्मजात योग्यता की बदौलत ओब्लोंस्की स्कूल की पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन काहिल और शरारती होने के कारण पिछड़े हुओं में रह गया। फिर भी अपनी सदा की रंगरलियों वाली जिंदगी, छोटे रुतबे और बुजुर्ग न होने के बावजूद मास्को के एक दफ्तर में संचालक के प्रतिष्ठित पद पर काम करता था और अच्छा वेतन पाता था। ये नौकरी उसे अपने बहनोई यानी अन्ना के पति अलेक्सी अलेक्सांद्रोविच कारेनिन की सहायता से मिली थी। कारेनिन उस मंत्रालय में, जिसके अधीन ये दफ्तर था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त था। अगर कारेनिन अपने साले को ये जगह न भी दिलवाता तो भी स्टीवा ओब्लोंस्की सैकड़ों अन्य लोगों, भाइयों, बहनों, सगे संबंधियों, दूर के रिश्ते के चाचाओं, मामाओं और बुआओं, मौसियों की मदद से यही या 6000 वार्षिक आय वाली ऐसी कोई दूसरी नौकरी पा लेता। इतना वेतन तो उसे चाहिए ही था, क्योंकि बीवी की काफ़ी संपत्ति के बावजूद उसकी माली हालत खासी पतली थी। मास्को और पीटर्सबर्ग के आधे लोग ओब्लोंस्की के रिश्तेदार या यार दोस्त थे। उसका उन लोगों के बीच जन्म हुआ था जो इस पृथ्वी के बड़े लोग थे या बन गए थे। सरकारी लोगों का 1/3 भाग यानी बुजुर्ग उसे पिता के दोस्त थे और उसे बचपन से जानते थे। दूसरे तिहाई के लोग उसके यार दोस्त थे और तीसरी तिहाई वाले अच्छे परिचित। इसलिए जाहिर है कि नौकरियों, ठेकों और कमसेशनों आदि के रूप में दौलत बांटने वाले सभी लोग उसके दोस्त थे और अपने आदमी की अवहेलना नहीं कर सकते थे। ओब्लोंस्की को अच्छी जगह हासिल करने के लिए खास कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ इनकार और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी, झगड़ना और बुरा नहीं मानना चाहिए था, और वो अपनी स्वाभाविक उदारता के फलस्वरूप कभी ऐसा करता भी नहीं था। अगर उससे ये कहा जाता कि जिस नौकरी की उसे ज़रूरत है वो उसे नहीं मिलेगी तो उसे यह बात हास्यास्पद लगती, खासतौर पर इसलिए कि वो किसी असाधारण चीज़ की मांग नहीं कर रहा था। वो तो उतना ही चाहता था जितना कि उसके हमउम्र पा रहे थे, और ऐसी नौकरी के फ़र्ज़ भी वह दूसरों की तरह ही निभा सकता था। ओब्लोंस्की को जानने वाले सभी लोग उसे उसके दयालु, हंसौर स्वभाव और संदेहहीन ईमानदारी के लिए प्यार ही नहीं करते थे, बल्कि उसमें उसके बाहरी सुंदर और मधुर व्यक्तित्व, चमकती आँखों, काली भौहों, गोरे चिट्टे और गालों पर खिले गुलाबों वाले चेहरे में कुछ ऐसा भी था जो उससे मिलने वाले लोगों पर मैत्रीपूर्ण तथा सुखद प्रभाव डालता था। आहा, स्टीवा ओब्लोंस्की, ये रहा वह। उससे मुलाकात होने पर लगभग हमेशा ही खुशी भरी मुस्कान के साथ लोग कहते। अगर कभी ऐसा हो भी जाता कि उसके साथ बातचीत करने के बाद ऐसा प्रतीत होता कि कोई खास खुशी की बात नहीं हुई,
तो भी अगले दिन या उसके अगले दिन उससे भेंट होने पर फिर सभी उसी भांति खुश होते। मॉस्को के एक कार्यालय में 3 सालों से संचालक के पद पर काम करते हुए ओब्लोंस्की ने प्यार के अतिरिक्त अपने सहयोगियों, अपने अधीन काम करने वालों और अपने से बड़े अधिकारियों अर्थात उन सभी का आदर भी प्राप्त कर लिया था जिनका उससे वास्ता पड़ता था। दफ्तर में सभी का आदर प्राप्त करने में जिन गुणों ने उसकी सहायता की थी, उनमें सबसे पहला तो लोगों के प्रति अत्यधिक विनयशीलता थी, जो अपनी त्रुटियों की चेतना का परिणाम थी। दूसरा गुण था उसकी उदारता की भावना। ये वो उदारता नहीं थी जिसके बारे में वो अखबारों में पढ़ता था, बल्कि वह जो उसके खून में थी और जिसके फलस्वरूप वह अमीर गरीब और छोटे बड़े यानी सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता था। तीसरा और मुख्य गुण था उस काम के प्रति जिसे वह करता था, पूर्ण अनासक्ति का भाव। इसके परिणामस्वरूप वो उसमें कभी डूबता खोता नहीं था और इसलिए गलतियां भी नहीं करता था। ओब्लोंस्की के दफ्तर पहुंचने पर दरबान ने उसका सादर स्वागत किया और वह थैला लिए हुए अपने छोटे से कमरे में गया। उसने वर्दी पहनी और दफ्तर में दाखिल हुआ। मुंशी और दूसरे सभी कर्मचारी उठकर खड़े हो गए और सभी ने खुशमिजाजी तथा आदर से सिर झुकाया। ओब्लोंस्की सदा की भांति जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता अपनी जगह पर चला गया और सदस्यों से हाथ मिलाकर बैठ गया। जितना मुनासिब था उसने हंसी मजाक किया और बातचीत की तथा काम शुरू कर दिया। ओब्लोंस्की आज़ादी, सादगी और औपचारिकता की उस हद को बहुत अच्छी तरह जानता था जो दफ्तर के काम को दिलचस्प ढंग से चलाने के लिए ज़रूरी होती है। जैसा कि अन्य सभी लोग भी ओब्लोंस्की की उपस्थिति में करते थे, सेक्रेटरी भी खुशमिजाजी और आदर से कागजात लिए हुए उसके पास आया और बेतकल्लुफ़ तथा खुले अंदाज में, जिसकी ओब्लोंस्की ने ही परंपरा डाली थी, बात करने लगा। आखिर तो हमने पेंजा गुबनिया के दफ्तर से ज़रूरी सूचना हासिल कर ली है। देखना चाहेंगे न? आखिर तो हासिल कर ली। कागज पर उंगली रखते हुए ओब्लोंस्की कह उठा। तो महानुभावों, और कार्रवाई शुरू हो गई। काश इन्हें मालूम होता कि आध घंटा पहले इनका अध्यक्ष कैसा कसूरवार लड़का सा बना हुआ था। उसने रिपोर्ट सुनते हुए एक और सिर झुकाकर तथा चेहरे पर गंभीरता का भाव लाते हुए मन ही मन सोचा। और रिपोर्ट पढ़े जाने के वक्त उसकी आंखें हंस रही थीं। दिन के 2 बजे तक ऐसी कार्रवाई चलती थी और इसके बाद कुछ खाने पीने के लिए अंतराल होता था। अभी 2 नहीं बजे थे कि दफ्तर के बड़े हॉल के शीशे के दरवाजे अचानक खुले और कोई भीतर आया। सभी सदस्यों ने इस मनबहलाव की संभावना से खुश होते हुए दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, जिसके सामने जार का छविचित्र लगा था। लेकिन दरवाजे के करीब खड़े चौकीदार ने आगंतुक को फौरन बाहर करते हुए शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। जब रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी, ओब्लोंस्की उठकर खड़ा हुआ। उसने अंगड़ाई ली, अपने जमाने की उदारतावादी प्रवृत्ति के अनुरूप दफ्तर में ही सिगरेट निकाली और अपने कमरे में चला गया। उसके 2 साथी, अरसे से यहीं काम करने वाला निकितिन और कैम्रजनकर ग्रिनेविच भी उसके साथ बाहर आ गए। नाश्ते पानी के बाद इस मामले को खत्म कर लेंगे, ओब्लोंस्की ने कहा। जरूर कर लेंगे, निकितिन ने पुष्टि की। ये फोमीन बड़ा धूर्त होगा, ग्रिनेविच ने विचाराधीन मामले से संबंधित एक व्यक्ति के बारे में कहा। ग्रिनेविच के इन शब्दों को सुनकर ओब्लोंस्की के माथे पर बल पड़ गए। इस तरह उसने ये जाहिर कर दिया कि वक्त से पहले कोई नतीजा निकालना अच्छी बात नहीं है और जवाब में खुद कुछ नहीं कहा। कौन भीतर आया था? उसने चौकीदार से पूछा।